नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो आप लोगों से गुजारिश फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी और कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू के साथ में। तो आज की इस एमसीक्यू सेशन का सबसे पहला एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द इनहेरिटेज पैटर्न ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो डिस्क्राइब करता है इनहेरिटेड पैटर्न ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ना, कौन सा पैटर्न जो है वो बताता है इनहेरिटेड रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर को। फर्स्ट ऑप्शन है, अफेक्टेड न्यूबॉर्न हैज अनअफेक्टेड पेरेंट्स। सेकंड है, एन अफेक्टेड न्यूबॉर्न हैज वन अफेक्टेड पेरेंट्स। थर्ड है, अफेक्टेड पेरेंट्स हैव ए 1 in 4 चांस ऑफ पासिंग ऑन द डिफेक्टिव जीन। और लास्ट है, अफेक्टेड पेरेंट्स हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हु आर कैरियर्स। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में यहाँ पे पूछा है, क्या जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है इसके बारे में, जो इसको डिफाइन करता है ऑटोसोमल रिसेसिव। देखिएगा ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई पेरेंट्स है जिसका मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है और जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो बी है। तो ए और बी दो है, तो जो नहीं है वो ओ है या जीरो ब्लड ग्रुप है, ये हम मानते हैं। तो यहाँ पे जो ए है वो डोमिनेंट है और जो ओ है जीरो है वो रिसेसिव है। वहीं ये बी है वो डोमिनेंट है और ये जीरो जो है वो है रिसेसिव है। तो हमने यहाँ पे बात किया कि ए जो है वो डोमिनेंट है और ओ जो है वो रिसेसिव है। ए डोमिनेंट है, ओ रिसेसिव है। यहाँ पे बी डोमिनेंट है और रिसेसिव है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर फादर और मदर से बच्चे का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, तो अगर मदर की साइड से, ये मदर का ब्लड ग्रुप है, ये फादर का है, तो मदर की साइड से अगर डोमिनेंट वाला जीन आता है, इधर से डोमिनेंट आता है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बी। इधर डोमिनेंट आता है, इधर रिसेसिव आता है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए ओ। इधर डोमिनेंट आता है, इधर सॉरी इधर रिसेसिव आता है, इधर डोमिनेंट आता है, तो बी ओ। और इधर रिसेसिव और इधर रिसेसिव, तो ओ ओ। तो अब होगा क्या कि अगर रिसेसिव वाले पे हमने बोला ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ये बीमारी तब बनेगी जब दोनों रिसेसिव पे प्रॉब्लम है। जैसे फादर के रिसेसिव पे प्रॉब्लम है और मदर के रिसेसिव पे प्रॉब्लम है। तो अगर रिसेसिव वाले पे प्रॉब्लम है, तो रिसेसिव वाले पे प्रॉब्लम दोनों पे है, तो ये दोनों कैरियर है, मदर भी कैरियर है और फादर भी कैरियर है, दोनों कैरियर है। और जब दोनों कैरियर है, मदर और फादर दोनों कैरियर है, तो कैरियर जो है उसमें क्या होगा, मदर कैरियर है, फादर कैरियर है, तो जो दोनों कैरियर है, उन दोनों कैरियर के ऊपर जो डिजीज वाला पोर्शन है, और दोनों कैरियर मिलेंगे तो रिसेसिव डिसऑर्डर बनेगा। मतलब दोनों रिसेसिव मिलेंगे तो दोनों रिसेसिव के मिलने के चांसेस होते हैं 25%। जब और हो ये दोनों मिल गए, दोनों कैरियर, जब तक ये रिसेसिव अफेक्ट होता है बीमारी नहीं होती है, सिर्फ कैरियर होता है। तो फादर और मदर कैरियर थे अगर डिजीज के, तो बच्चे को डिजीज होना संभावित है और ये चांस है 25%। तो ऐसा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है कि अफेक्टेड पेरेंट्स हैव ए 1 in 4 चांस, है ना। सी ऑप्शन में आप देख सकते हो, पेरेंट्स में एक होगा चार में से, जैसे चार चांस है, ए बी और ओ, तो ये वाला जो है ये डिजीज वाला होगा, है 1 in 4 चांस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा, अफेक्टेड पेरेंट्स हैव ए 1 in 4 चांस ऑफ पासिंग द डिफेक्टिव जीन। ए बी और डी जो है वो तीनों खोटे जवाब है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव की को डिफाइन नहीं करते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये अफेक्ट करता है पेरेंट्स के चार में से एक डिफेक्टिव जीन में से। तो ये करेक्ट आंसर रहेगा सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A pregnant client age 32 asked the nurse why her डॉक्टर हैज रिकमेंडेड ए सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। ये टेस्ट क्यों रिकमेंडेड किया डॉक्टर ने। प्रेग्नेंट लेडी है, 32 ईयर एज है, और पूछ रही है कि क्यों डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन। द नर्स शुड एक्सप्लेन दैट द डॉक्टर हैज रिकमेंडेड दैट टेस्ट। नर्स कह रही है कि डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया वो टेस्ट क्यों की, बिकॉज इट इज ए स्टेट लॉ,
दूसरा टू डिटेक्ट कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट, तीसरा बिकॉज ऑफ हर एज, और चौथा टू डिटेक्ट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। इजी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया इजी क्वेश्चन। क्यों रिकमेंडेड किया टेस्ट अल्फा फिटोप्रोटीन, सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन 32 वीक का गेस्टेशन? बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने जो है वो बिल्कुल सही जवाब दिया और लगभग 100% लोगों का जवाब सही है, डी, वेरी गुड, टू डिटेक्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, है ना। ये एक जेनेटिक और ये एक क्रोमोसोमल जो है अबनॉर्मलिटी है बच्चे के अंदर, जो उसकी वर्टिबल कॉलम है, उसका जो पोस्टीरियर साइट है, पोस्टीरियर वर्टिबल कॉलम, उसके लंबोसेक्रल एरिया के अंदर डिफेक्ट होता है। इस डिफेक्ट को हमने नाम देना है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। एक क्रोमोसोमल एनोमली है, जेनेटिक प्रॉब्लम है ये। और इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाली कंडीशन में अल्फा फिटोप्रोटीन जो है उसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो प्रेगनेंसी में बच्चे में क्रोमोसोमल एनोमली होने की संभावना है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डायग्नोस करने के लिए सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल जो है वो असेस किया जाता है और उसके द्वारा हम डायग्नोस करते हैं कि सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन बढ़ा हुआ है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है कि नहीं है। और इसका लेवल अगर कम है तो बच्चे में डाउन सिंड्रोम है। अल्फा फिटोप्रोटीन का लेवल जब कम होता है तो डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन मतलब कम, नीचे, तो इसका लेवल कम होता है तो डाउन सिंड्रोम, और लेवल बढ़ा हुआ होता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अल्फा फिटोप्रोटीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, स्टेट लो नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट नहीं होता है, और एज के अनुसार हम ये चेक करा रहे हैं ऐसा नहीं है। हम न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट को पता करना चाहते हैं, डिटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम ये चेक कर रहे हैं। तो डी इज द करेक्ट वन, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। A client with hypothyroidism asked the nurse if she will still need to take thyroid medication during the pregnancy. The nurse's response is based on the knowledge that pregnant lady है, hypothyroidism है उसको, है ना, और थायराइड मेडिकेशन के साथ में उसने कंसीव कर लिया प्रेगनेंसी। अब वो कह रही है कि अब प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड मेडिकेशन जो है उसको क्या अभी भी लेने की जरूरत है, मतलब अभी प्रेगनेंसी हो गई तो क्या इन मेडिकेशन की जरूरत है, बीमारी है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म, और अब प्रेगनेंसी में इनको लेने की जरूरत है क्या? तो आप अपने नॉलेज के आधार पे क्या रेस्पॉन्ड करेंगे उस लेडी को? पहला है, देयर इज नो नीड टू टेक थायराइड मेडिकेशन बिकॉज द फीटस थायराइड प्रोड्यूस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहला रेस्पॉन्स है कि तुम्हें दवाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो थायराइड मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा जो फीटस है उसका थायराइड का प्रोडक्शन जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवा देता है। दूसरा है, रेगुलेशन ऑफ थायराइड मेडिकेशन इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज द थायराइड ग्लैंड इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड मेडिकेशन का रेगुलेशन जो है वो ज्यादा अफेक्ट होता है, ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो है थायराइड ग्लैंड की साइज जो है वो बढ़ जाती है। तीसरा, इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन थायराइड रेगुलेटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू ए स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने के कारण थायराइड का रेगुलेशन कर पाना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। और लास्ट है, फीटल ग्रोथ इज अरेस्टेड इफ थायराइड मेडिकेशन इज कंटिन्यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में थायराइड मेडिकेशन को कंटिन्यू करने से फीटल ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। कौन सा करेक्ट आंसर है? थायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म है लेडी को, प्रेग्नेंट हो गई है, आप अपने नॉलेज के आधार पे बताइए कि उस लेडी में, हाइपोथायरॉयड वाली लेडी में जो थायराइड मेडिकेशन ले रही है उसका क्या फ्यूचर है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो लिखा हुआ है कि थायराइड मेडिकेशन जो है उसकी नीड नहीं है, ये बिल्कुल खोटा जवाब है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को थायराइड मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। थायराइड ग्लैंड जो है वो 11 से 12 वीक पे बनती है, उससे पहले बच्चे को भी थायराइड हार्मोन चाहिए स्केलेटल ग्रोथ के लिए। दो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं फिटल लाइफ में ग्रोथ के लिए, स्केलेटल ग्रोथ करवाता है थायराइड हार्मोन और टिश्यू ग्रोथ कराता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आईजीएफ। तो यहाँ पे थायराइड मेडिकेशन की डेफिनेटली नीड रहती है ना। तो ये खोटा जवाब है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है फीटल ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो जाएगी अगर देंगे तो, नहीं देंगे तो अरेस्ट हो जाएंगी, देने से ग्रोथ होती है क्योंकि स्केलेटल ग्रोथ कराता है। तो थायराइड मेडिकेशन अगर आप नहीं देंगे तो ग्रोथ अरेस्ट होगी, अगर आप देंगे तो ग्रोथ कहीं भी अरेस्ट नहीं होगी। तो डी यहाँ पे खोटा जवाब हो गया। और सी जो है वो भी खोटा जवाब है, क्योंकि थायराइड रेगुलेशन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान डिफिकल्ट है, स्लो मेटाबॉलिज्म, तो प्रेगनेंसी जो है वो स्लो मेटाबॉलिज्म स्टेट नहीं है ना, तो ये भी खोटा आंसर है। तो ए सी और डी तीनों जो है वो खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो रेगुलेशन है थायराइड मेडिकेशन का वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है उसकी साइज बढ़ जाती है। पूरी प्रेगनेंसी में बॉडी के ऑर्गन जो है उनकी साइज बढ़ जाती है, हाइपरट्रोपिक हो जाते हैं ऑर्गन, तो थायराइड मेडिकेशन जो है वो देना जरूरी है। उसका रेगुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो आपको उल्टा डोज को बढ़ा के देना होता है,
कम करना, बंद करना, या अपना आप बच्चा कर लेगा, या इससे ग्रोथ अरेस्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उल्टा डोज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करके देना पड़ेगा, बढ़ा के देना पड़ेगा, क्योंकि नीड जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। और आपको थायराइड मेडिकेशन की डोज को बढ़ा के उस बच्चे को देने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। और अगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि प्रेगनेंसी में थायराइड जो ग्लैंड है उसकी साइज नॉर्मल साइज से 3 गुना, ट्रिपल नॉर्मल साइज से इस जो ग्लैंड है इसकी साइज जो है वो 3 गुना वहां पे बढ़ जाती है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, बी। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन है, when the nurse is responsible for performing a neonatal assessment on a full term infant at 1 minute, the nurse could expect to find, है ना, आप परफॉर्म कर रहे हैं न्यूनेटल असेसमेंट और एक फुल टर्म इन्फेंट के अंदर ये असेसमेंट आपका चल रहा है, तो 1 मिनट के ऊपर आपको क्या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग मिलेगी, कौन सी चीज आप फाइंडिंग करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी 1 मिनट पे। एपाइकल पल्स 100, एब्सेंस ऑफ टोनस, साइनोसिस ऑफ द फीट एंड हैंड, जॉन्डिस ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं न्यूनेटल असेसमेंट, फुल टर्म इन्फेंट है, तो 1 मिनट पे, 1 मिनट पे आप जो है क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं, क्या फाइंडिंग वहां पे आपको मिलेगी। एपाइकल पल्स जो है वह 100 हो जाएगी, एब्सेंस ऑफ टोनस, साइनोसिस फीट एंड हैंड का, और जॉन्डिस ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा। पहले मिनट का असेसमेंट एक्सपेक्टेड है। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना, बिल्कुल 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 एग्जैक्टली, इसी को एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है, साइनोसिस ऑफ द फीट एंड हैंड, इसका दूसरा नाम है एक्रोसाइनोसिस। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसाइनोसिस। फीट एंड हैंड के साइनोसिस को एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। और एक्रोसाइनोसिस जो है वो देखने को मिलेगा जैसे ही बच्चा बर्थ होता है, फर्स्ट मिनट ऑफ बर्थ के लाइफ पे उसको एक्रोसाइनोसिस बच्चे में देखने को मिलेगा। फीट और हैंड जो है उनमें क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस, इसको एक्रोसाइनोसिस कहते हैं। और ये नॉर्मल है पहले मिनट पे। एक्रोसाइनोसिस जो है वो नॉर्मल काउंट होता है फर्स्ट मिनट पे बर्थ के। आंसर ए और बी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एपाइकल पल्स जो होती है वो 120 से 160 होनी चाहिए। 100 जो है वो अबनॉर्मल है, खोटी है, लेस है। नॉर्मल हार्ट रेट जो है 120 टू 160 होती है, एवरेज जो है वो 140 होती है। तो ये गड़बड़ है। मसल की टोन जो है, टोनस जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, मसल की टोन प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो एब्सेंट है तो ये अबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। मसल की टोन जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, एब्सेंट और अबनॉर्मल है। जॉन्डिस जो है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है होता है वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जो कि अबनॉर्मल है ना। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ अगर जॉन्डिस होता है वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, वो भी अबनॉर्मल है। तो ये भी अबनॉर्मल है। तो ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि ये तीनों ही अबनॉर्मलिटी है। और एक्सपेक्टेड फाइंडिंग जो होती है वो हमेशा नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल है यहाँ पे एक्रोसाइनोसिस। A client with sickle cell anemia is admitted to the labor and delivery unit during the first phase of labor. सिकल सेल एनीमिया का क्लाइंट है, एडमिट हुआ है लेबर और डिलीवरी यूनिट के अंदर। पहला फेज है लेबर का, फर्स्ट फेज ऑफ लेबर। द नर्स शुड एंटिसिपेट द क्लाइंट्स नीड फॉर, किस चीज की मरीज को नीड है। सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, एडमिट हुआ है लेबर और डिलीवरी यूनिट के अंदर, और फर्स्ट फेज है लेबर की। तो कौन सी चीज की नीड है पेशेंट को, एंटिसिपेट द क्लाइंट्स नीड फॉर। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन। फर्स्ट फेज है लेबर की, सिकल सेल एनीमिया का मरीज है। क्या चीज आप एंटिसिपेट करते हैं, कौन सी चीज की नीड है फर्स्ट फेज के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोग ठीक से ठीक डायरेक्शन में है। जो सिकल सेल क्राइसिस का मरीज है उसको हमेशा ट्रीट करते हैं हीट, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन और पेन रिलीव। ये चार चीजें होती है, याद रख लीजिएगा। हीट, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन एंड पेन रिलीव, एनाल्जेसिक, पेन रिलीव, है ना। तो हीट, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन और पेन रिलीफ, एनाल्जेसिक, ये चार चीजों से ट्रीट करते हैं। फ्लूइड जो है वो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। फ्लूइड जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, फ्लूइड क्या करना है, इंक्रीज करना है, रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। इसलिए ये खोटा जवाब हो गया। फ्लूइड जो है उसको आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है। इसलिए बी आंसर जो है वो क्या हो गया, खोटा। सी आंसर इसलिए खोटा है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो यूजुअली रिक्वायर नहीं होता है सिकल सेल एनीमिया में। बाकी एनीमिया के ट्रीटमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और डी खोटा इसलिए है क्योंकि क्लाइंट जो है उसकी वेजाइनल डिलीवरी की जा सकती है, सिजेरियन सेक्शन करना कोई जरूरी नहीं है। फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट करने की जगह अपने को फ्लूइड को क्या करना है, बढ़ाना है, हाइड्रेट करना है मरीज को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है।
और सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी कराना कोई जरूरी नहीं है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी वहां पे हो जाती है। तो ए बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, नीड रहती है। जो भी मरीज सिकल सेल एनीमिया का होता है, लेबर और डिलीवरी के दौरान उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। हीट, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन, एनाल्जेसिक, याद रख लीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है हीट, हाइड्रेशन, ऑक्सीजन, एनाल्जेसिक। हीट का मतलब है वार्म एप्लीकेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। A client with diabetes has an order for ultrasonography. डायबिटिक क्लाइंट है और यूएसजी वहां पे ऑर्डर की गई है, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑर्डर की गई है यूएसजी। प्रिपरेशन फॉर एन अल्ट्रासाउंड इंक्लूड, अल्ट्रासाउंड यूएसजी की प्रिपरेशन के लिए क्या चीज आप इंक्लूड करेंगे? डायबिटिक क्लाइंट है, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑर्डर की, यूएसजी ऑर्डर की, यूएसजी ऑर्डर की है, उस यूएसजी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या चीज करेंगे आप? इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक, लिमिटिंग एम्बुलेशन, एडमिनिस्टरिंग एन एनिमा, विदहोल्डिंग फूड फॉर 8 आवर्स। क्या प्रिपरेशन रहता है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए? यूएसजी कराना है, डायबिटिक क्लाइंट है, यूएसजी कराना है। डायबिटिक एक कंडीशन होती है जिसमें 3P साइन होते हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया। तो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया वहां प्रेजेंट होता है। पोलीयूरिया होने की वजह से बॉडी में हाइड्रेशन कम रहेगा, और अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है उसको करने से पहले ब्लडर जो है उसका फुल होना जरूरी है ना। तो हम मरीज को जो है हमेशा यूएसजी में एक ही प्रिपरेशन होती है कि फ्लूइड को क्या करें, इंक्रीज करें, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और साथ में यूरिन को क्या करें, विदहोल्ड करें। यूरिन जो है उसको क्या करें, विदहोल्ड करें। यूरिन को होल्ड करें, यूरिन को वॉइड ना करें, वॉइड को अवॉइड करें। वॉइड शुड बी अवॉइड, और फ्लूइड इंटेक शुड बी इंक्रीज। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एम्बुलेशन को लिमिट करना, एनिमा लगाना, या 8 घंटे तक फूड को विदहोल्ड करना, ये प्रिपरेशन के अंदर नहीं आता अल्ट्रासोनोग्राफी में। इन चीजों की कोई नीड नहीं है। तो बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। नो नीड ऑफ एम्बुलेशन, एनिमा एंड विदहोल्डिंग फूड। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। An infant who weight 8 pound at birth would be expected to weight how many pound at 1 year? जन्म के समय वजन कितना है इन्फेंट का? 8 पाउंड है। तो क्वेश्चन ने पूछा है 1 साल की उम्र पे वजन कितना हो जाएगा? वेट जन्म के समय 8 पाउंड है। इस वजन के बढ़ने की स्पीड क्या होती है? 6 मंथ के ऊपर, 5 to 6 मंथ, है ना, 5 to 6 मंथ पे ये वजन जो है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल। जो भी बर्थ वेट है, मान लो 8 पाउंड था, तो 6 महीने पे ये कितना हो जाएगा? 16 पाउंड, डबल हो जाता है। और 1 साल की उम्र पे, 1 ईयर की एज पे, 12 मंथ की एज पे ये वजन हो जाता है ट्रिपल। क्या हो जाता है? ट्रिपल। तो 8 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 24। तो अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता कि 6 महीने पे कितना होता तो 16 पाउंड होता, लेकिन आपको पूछा 1 साल पे कितना हो जाएगा, तो ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल का मतलब है 24 पाउंड। तो करेक्ट आंसर, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 5 से 6 महीने पे डबल और 1 साल पे ट्रिपल, ये वजन के बढ़ने की स्पीड होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। वेट सबसे इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोमेट्री रहता है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। एट बर्थ 2.5 to 3.5 kg होता है, और ये वजन जो है इसकी बढ़ने की स्पीड हमने बोली 6 पे डबल और 1 साल पे ट्रिपल हो जाता है। तो ट्रिपल वजन यहाँ पे हमने कंसिडर्ड किया। 24 पाउंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट वन। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसमें हिस्ट्री है अल्कोहल एडिक्शन की। प्रेग्नेंट क्लाइंट में हिस्ट्री कौन सी है? अल्कोहल एडिक्शन की। और शेड्यूल वाई नॉन स्ट्रेस टेस्ट, एनएसटी। प्रेग्नेंट लेडी है, अल्कोहल एडिक्शन की हिस्ट्री है, और एनएसटी वहां पे शेड्यूल हुआ है। जो एनएसटी है वो क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है, हिस्ट्री उसकी अल्कोहल एडिक्शन की है, और शेड्यूल उसको एनएसटी हुआ है, तो क्वेश्चन ने पूछा एनएसटी क्या है? फर्स्ट है डिटरमाइन द लंग मैच्योरिटी ऑफ द फीटस, measure the activity of the fetus, show the effect of contraction on the fetal heart tone, और measure the neurological well-being of the fetus। NST क्या है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। लंग की मैच्योरिटी एनएसटी नहीं होता है, ये एलएस रेशियो होता है। लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन दो चीजें होती है, एलएस रेशियो से हम लंग की मैच्योरिटी का पता लगाते हैं। तो एनएसटी के द्वारा आप लंग मैच्योरिटी का पता तो नहीं लगा सकते, तो ये तो खोटा जवाब हो गया।
न्यूरोलॉजिकल वेलबींग जो है उसका मेजर फीटस में एनएसटी से नहीं करते हैं। न्यूरोलॉजिकल वेलबींग जो होती है ये इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि कभी भी न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को इवेलुएट नहीं करता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सो द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑन द फीटल हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट रेट पे कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट जो है उसको पता लगाने के लिए ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? ऑक्सीटोसिन चैलेंज चैलेंज टेस्ट। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो है उससे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट फीटल हार्ट रेट पे क्या होता है। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब हो गए। न तो लंग की मैच्योरिटी सही जवाब होगा, ना न्यूरोलॉजिकल वेलबींग सही जवाब होगा, ना कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट सही होगा। तो ए, सी, डी तीनों ही खोटे हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, इट मेजर द एक्टिविटी ऑफ द फीटस। नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है वो फीटल एक्टिविटी को मेजर करता है, मेजर द एक्टिविटी ऑफ द फीटस। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक फुल टर्म मेल पैदा हुआ है हाइपोस्पेडियस के साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हाइपोस्पेडियस। तो कौन सा स्टेटमेंट हाइपोस्पेडियसिस के बारे में डिफाइन कर रहा है ना? आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक फुल टर्म मेल बेबी पैदा हुआ है, उस मेल बेबी के अंदर क्या है? हाइपोस्पेडियस है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा टर्म जो है वो हाइपोस्पेडियस को डिफाइन करता है, कौन सा स्टेटमेंट? पहला है यूरेथ्रल ओपनिंग इज एब्सेंट। यूरेथ्रल ओपनिंग का एब्सेंट होना हाइपोस्पेडियस नहीं होता है, तो ये तो खोटा हो गया। दूसरा द यूरेथ्रल ओपन ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द पेनिस, है ना? एक होता है डोर्सल सरफेस, एक होता है वेंट्रल सरफेस। तो अगर डोर्सल ओपनिंग होती है तो ये ऊपर की साइड में होगी। मान लो ये पेनिस वाला एरिया है, तो इस पेनिस के जो ऊपर वाली साइड पे ओपनिंग है इसको डोर्सल ओपनिंग कहते हैं, होनी चाहिए सेंटर के अंदर। और नीचे वाली साइड पे हो तो इसको वेंट्रल ओपनिंग कहते हैं। तो अगर डोर्सल पे ऊपर है तो ऊपर के लिए वर्ड एपी काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? एपी। तो इसको बोलते हैं एपिस्पेडियस। जब यूरेथ्रल ओपनिंग डोर्सल एस्पेक्ट पे होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिस्पेडियस। तो ये एपिस्पेडियस है। हमें तो पूछा है हाइपोस्पेडियस के बारे में, तो ये भी खोटा जवाब है ना? बी भी नहीं बन सकता। द पेनिस इज शॉर्टर देन यूजुअल। तो छोटे पेनिस के लिए हाइपोस्पेडियस काम में नहीं लेते हैं। तो हाइपोस्पेडियस एग्जैक्टली क्या है? जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो कहाँ पे है? वेंट्रल साइड के ऊपर, वेंट्रल सरफेस के ऊपर। जो यूरेथ्रल ओपनिंग पेनिस में वेंट्रल सरफेस के ऊपर है, लोअर वाली साइड पे है, वेंट्रल साइड पे है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्पेडियस। तो ए, बी, बी और सी, ए, बी और सी तीनों ही खोटे जवाब है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पे? वेंट्रल सरफेस के ऊपर। क्या कहलाता है? हाइपोस्पेडियस। हाइपो वर्ड फॉर लोअर, वेंट्रल, लोअर सरफेस पे यूरेथ्रल ओपनिंग हाइपोस्पेडियस कहलाता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा। एक ग्रेविडा थर्ड पैरा टू, ग्रेविडा थर्ड पैरा टू। क्वेश्चन ने क्या बोला है? ग्रेविडा थर्ड पैरा टू एडमिट हुई है लेबर यूनिट के अंदर। वेजाइनल एग्जाम रिवील करता है कि सर्विक्स जो है वो 8 सेंटीमीटर डायलेटेड है और अपेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। ग्रेविडा थर्ड है लेडी का, पैरा टू है, एडमिट हुई है लेबर यूनिट में, और हमने वेजाइनल एग्जामिन किया तो सर्विक्स जो है वो 8 सेंटीमीटर क्या हो चुका है? डायलेट, और अपेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा इस समय? इस समय पेशेंट का प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा? फर्स्ट है अल्ट्रेशन इन कोपिंग रिलेटेड टू पेन। पेन से रिलेटेड जो कोपिंग मैकेनिज्म है उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है पोटेंशियल फॉर इंजुरी रिलेटेड टू द प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर जो है उसकी वजह से जो डिलीवरी इंजुरी हो सकती है, इंजुरी की रिस्क है डिलीवरी के समय। अल्ट्रेशन इन एलिमिनेशन रिलेटेड टू द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के एलिमिनेशन की वजह से, है ना, एनेस्थीसिया की वजह से एलिमिनेशन में अल्ट्रेशन होगा। और पोटेंशियल फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट रिलेटेड टू द एनपीओ स्टेटस। एनपीओ होने के कारण फ्लूइड वॉल्यूम की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। विच इज द करेक्ट वन? कौन सा सही जवाब है? ग्रेविडा थर्ड पैरा टू की लेडी है, एडमिट हुई है फॉलोइंग सिचुएशन के साथ में। बहुत बढ़िया। देखिएगा यहाँ पे आपको डायग्नोसिस पूछा है, प्रायोरिटी डायग्नोसिस। तो कंडीशन देखिएगा कि 8 सेंटीमीटर अगर डायलेशन है, अपेसमेंट पूरा हो चुका है, तो ये ट्रांजिशन फेज है। 8 सेंटीमीटर डायलेशन जो है वो फेज कौन सी है? ट्रांजिशन फेज। ये ना तो लेटेंट फेज है ना एक्टिव फेज है, ये कौन सी फेज है? ट्रांजिशन फेज है। और ट्रांजिशन के समय, लेबर के ट्रांजिशन के समय, जब क्लाइंट के अंदर कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो उसमें कोपिंग जो रहती है, पेन से रिलेटेड जो कोपिंग रहती है वो नहीं रह पाती है,
है कि नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, कि उसकी कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो अल्टर्ड हो जाएगी, और उसका अल्टर्ड होने का रीजन है पेन। बहुत ज्यादा दर्द होगा इस समय, और उस दर्द की वजह से, पेन की वजह से उसकी कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो क्या हो जाएगी? अल्टर्ड हो जाएगी। इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोपिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। पोटेंशियल फॉर इंजुरी जो बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेटिंग डिलीवरी जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। डायलेशन है सर्विक्स का जो है वो सही तरीके से हो रहा है, तो ये भी गलत जवाब है। और कोई डाटा यहाँ पे इंडिकेट नहीं करता है कि मरीज को एनेस्थीसिया लगाया है या फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो गई है। तो सी और डी खोटे जवाब हो गए, क्योंकि ऐसा कोई डाटा नहीं है जो एनेस्थीसिया या फ्लूइड वॉल्यूम के बारे में हमें यहाँ पे बता रहा है। और बी खोटा हो गया, क्योंकि प्रेसिपिटेट लेबर हो ही नहीं रहा है ना। प्रेसिपिटेट डिलीवरी जो होती है वो ज्यादातर विद इन 3 आवर्स जो है वो डिलीवरी हो जाना प्रेसिपिटेट लेबर कहलाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं। तो बी, सी और डी जब तीनों खोटे जवाब हो गए तो करेक्ट आंसर क्या बना? ए, अल्ट्रेशन इन कोपिंग रिलेटेड टू पेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कराएं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं कितना सारथीपन दिखाते हैं और कितने लोगों की मदद कर पाते हैं। किसी ने बड़ा ठीक ही कहा था कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, नई होप, नई आशा के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ट्रिकी कंसेप्चुअल एमसीक्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।